इज मधु एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एम विद मधु। तो दोस्तों, हमने इससे पहले इस सीरीज़ के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 6th पार्ट है। आगे के शायद 2 पार्ट में ये आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए और आपका जो एनसीईआरटी का कंटेंट 15 मार्क्स का आता है वो आपका पक्का हो जाए। तो साथ साथ आप जैसे मैं वीडियो डालती जाती हूँ तो साथ साथ ही आप उसको लर्न करते चलिए। इससे आप पे बर्डन नहीं आएगा और आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्ज़ाम में दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको और भी बहुत सारे 4 सब्जेक्ट इससे अलग है, वो भी आपको लर्न करने हैं। तो जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं, उसके बाद कुछ फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहले हमने ये एनसीईआरटी का जो कंटेंट है इसे स्टार्ट किया था, इसे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेडागोजी। पेडागोजी के बाद फिर हम कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, उसको देखकर इसके बाद देखते हैं हिंदी कर लेते हैं। हिंदी का सिलेबस आपका इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और उसमें 10-12 टॉपिक है, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हमने 6 चैप्टर जो है वो क्लास 5th के इससे पहले वीडियोस में हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7 को, पानी का प्रयोग। चैप्टर नंबर 7 है पानी का प्रयोग। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट है मृत सागर के बारे में। मृत सागर क्या है? सभी महासागर और समुद्र का पानी नमकीन होता है, आप लोग जानते होंगे। वो पानी हमारे पीने योग्य नहीं होता, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। हालांकि सभी महासागर और समुद्रों का पानी नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर का पानी जो है वो सबसे ज़्यादा नमकीन होता है। इतना ज़्यादा नमकीन कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। अब देख सकते हैं इमेज में मृत सागर की लोकेशन कहाँ है, जिसे हम डेड सी भी बोलते हैं। इमेज में देखिए, ये है जॉर्डन इजराइल के बॉर्डर पर। जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर पड़ता है आपका मृत सागर यानी कि डेड सी। क्या इतना नमक तुम चख पाओगे? यह बहुत ही कड़वा लगेगा। मज़ेदार बात यह है कि यदि किसी को तैरना नहीं आता तो वह पानी में नहीं डूबेगा, वह पानी में ऐसे तैरेगा जैसे आराम से लेटा हो, क्योंकि इसकी मृत सागर की जो नमक इतना ज़्यादा नमकीन पानी है, आप इस पानी में नहीं डूबोगे, ऊपर ही आप सतह पर तैरते रहोगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट फरवरी 2014 में मृत सागर से कि मृत सागर क्या है। ऑप्शन है आपके, एक ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, एक ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, एक ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, एक ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो क्या है मृत सागर? मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी सागरों महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, जिसका पानी। अब बात करते हैं दांडी यात्रा की। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। 1930 में क्या हुआ कि जब आज़ादी हुई उससे पहले, बहुत साल पहले से भारत के जो लोग थे वो नमक नहीं बना सकते थे, उन पर रोक लगी हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। नमक के बिना कैसे कोई रह सकता है? गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। गांधी जी कहते थे कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस नमक कानून को तोड़ा। इसी वजह से इस यात्रा को दांडी यात्रा नाम दिया गया। दांडी यात्रा किससे संबंधित है? दांडी यात्रा संबंधित है नमक कानून से। 1930 में क्या हुआ कि पहले से ही ऐसा था कि नमक बनाने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन फिर उसके ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया। अब लोग नमक जो है घर में इस्तेमाल करने के लिए भी अपना नमक नहीं बना सकते थे। नमक के बिना कोई कैसे रह सकता है? तो गांधी जी ने कहा है कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी।
इसलिए उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो यही जो यात्रा थी, यही यात्रा दांडी यात्रा कहलाई। नमक कैसे बनाते हैं? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। जो समुद्र का पानी होता है, बहुत सारी समुद्र के नज़दीक बहुत सारी क्यारियाँ बनाई जाती है और उस पानी को उन क्यारियों में भर दिया जाता है। आपको पता है कि समुद्र के पानी में नमकीन पानी होता है, तो जब उस पर धूप पड़ती है पानी तो इवेपोरेट हो जाता है और नमक के जो ढेर है वो वहीं रह जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 8, मच्छरों की दावत। चैप्टर नंबर 8 है मच्छरों की दावत। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। मलेरिया एक खास मादा मच्छर जो है एनाफ्लीज के काटने से होता है। मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा मच्छर एनाफ्लीज। ध्यान रखना, एनाफ्लीज जो कौन सा मच्छर? मादा मच्छर, नर नहीं, मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है मलेरिया। मलेरिया जिसका अर्थ है बुरी हवा, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां ज़्यादा बारिश होती है और जो जगह दलदली होती है। मलेरिया मच्छर भूरे रंग का होता है और उसके पंख धब्बेदार होते हैं। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज के। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? वो होता है एडीज इजिप्ट के। अब जो ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा डेंगू मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे अपना थोड़ा सा बचाव रखिए। मलेरिया का अर्थ क्या है? मलेरिया का अर्थ है बुरी हवा। और ये जो मच्छर है ये कहाँ पाया जाता है? ये बारिश में पनपता है, जो जगह दलदली होती है वहाँ होता है, यानी कि नमी वाली जगह हम कह सकते हैं। मलेरिया मच्छर जो है वो भूरे रंग का होता है और इसके पंख धब्बेदार होते हैं। और एक बात और बता दूं, डेंगू का जो मच्छर होता है एडीज इजिप्ट, वो दिन में काटता है और वो साफ पानी पर आता है। मलेरिया के लिए दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की जो दवा है बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कौन से पेड़ की छाल से? सिनकोना पेड़ की छाल से इसकी दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छनकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया की जो दवाई है किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। पहले लोग क्या करते थे? छाल को उबालकर छानकर उसका इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब उसकी जो टैबलेट्स है वो भी अवेलेबल है, अब दवाई अवेलेबल है। अब ये नहीं करना पड़ता कि पहले जो छाल है उसको छाने उबालें। एनीमिया जो है, एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से होता है। एनीमिया होने पर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें लोहा होता है। एनीमिया कैसे होता है? जब हमारे शरीर में खून की या फिर जब हमारे शरीर में आयरन की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसके कारण एनीमिया होता है। एनीमिया बेसिकली एक प्रॉब्लम है, यानी कि खून की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने पर डॉक्टर बोलता है कि गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए। ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसमें आयरन हो। आयरन से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया होना आम बात है। इससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती की भी कमी होती है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। इनमें से पतले पतले छोटे भूरे से रंग के लार्वे यानी कि कीड़े निकलते हैं। मच्छर क्या करते हैं? अंडे कहाँ देते हैं? पानी में, और पानी में पतले पतले छोटे भूरे रंग के लार्वे निकलते हैं। मलेरिया के बचने के क्या उपाय हैं? अभी भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, तो इनसे बचने के क्या उपाय है? इसमें हम देखते हैं मलेरिया से बचने के। आसपास पानी जमा न होने दे और गड्ढों को भर दे, क्योंकि जो मलेरिया का मच्छर होता है वो पानी पर ही अंडे देता है, तो आसपास पानी जमा ना होने दे और गड्ढों को भी भर दे।
पानी के बर्तन, कूलर और टंकी को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाए, इससे मच्छर उसमें नहीं पनपेगा। तालाबों में मछलियाँ छोड़े ताकि वह मच्छर के लार्वे खा ले। जो तालाब होते हैं उनमें मछलियाँ छोड़े। मछलियाँ क्या करती है कि जो पानी की सतह पर मच्छर अंडे देता है वो मछलियाँ उन लार्वों को खा लेती है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। जमा जो पानी हुआ रहता है उसमें मिट्टी का तेल छिड़के। आज से लगभग 100 साल पहले एक वैज्ञानिक हुए रोनाल्ड रॉस। उन्होंने पता लगाया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज मिला। तो अगर रोनाल्ड रॉस ना होते तो आज हमें ये पता भी ना होता कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ये किसने पता लगाया था? ये लगाया था रोनाल्ड रॉस ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। किसने पता लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने। अब सीटेट 2012 में एक क्वेश्चन आया था, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। एक पॉइंट है कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। बी पॉइंट है पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी पॉइंट है यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी पॉइंट है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। जो ये सावधानियां हैं ये किस बीमारी के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करती हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, जिसे एन्सेफेलिटिस भी बोलते हैं। एन्सेफेलिटिस या फिर डेंगू। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं सीटेट में। एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2012 में कि कौन सा समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। ऑप्शन है आपके मच्छर, डेंगू, लोहो या गुड़। सेकंड है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोहो। थर्ड है लोहो, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, रक्त। फोर्थ है लोहो, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोहो। क्योंकि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है और एनीमिया होता है लोहो जो तत्व की कमी से। तो इसका है सही ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, चैप्टर नंबर 9। इसमें थोड़ा सा ट्रैकिंग के बारे में बताया हुआ है। ट्रैकिंग में हर ग्रुप में एक लीडर होता है जिसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां होती है ग्रुप लीडर की वो हम देखेंगे। से क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट है कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। सेकंड है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी कि ग्रुप आगे चले और पीछे मतलब साथ में उसके लीडर चले। ऐसा नहीं कि लीडर आगे दौड़ा जा रहा है और ग्रुप पीछे ही रह गया। तो ग्रुप के साथ में ही लीडर को होना चाहिए। जो चल ना पाए उसकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर जो बीमार पड़ता है उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती होने पर सज़ा सुनाने को तैयार रहना, पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 का कोण बनाते हुए चले, अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं। जब पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं तो शरीर जो है उसका 90 का कोण बनाते हुए चले और कमर को सीधा रखे, कमर को मोड़े नहीं। पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 का कोण बनाते हुए चले, कमर सीधे रखे, कमर को मोड़े नहीं। चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे रैपलिंग कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जब चट्टान से नीचे उतरते हैं तो जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग करने का तरीका क्या है? रैपलिंग उसको बोला जाता है। अब बात करते हैं, एक पॉइंट है बछेंद्री पाल से। बछेंद्री पाल के बारे में बात करते हैं। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में पली बड़ी। कहाँ से संबंधित है? इनका संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में पली बड़ी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली
और उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ये आपको ध्यान रखना है, गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके गाइड थे। बछेंद्री पाल कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से ये संबंधित है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत की पहली है और संसार की 5वीं महिला है बछेंद्री पाल जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आम चीज़ें हैं जैसे स्लिंग, पिटॉन, हंटर सज, स्लीपिंग बैग इत्यादि। क्या क्या पर्वतारोहण में क्या क्या इस्तेमाल की जाती है? स्लिंग, पिटॉन, हंटर सज, स्लीपिंग बैग, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको बछेंद्री पाल का याद रखना है कि ये गढ़वाल से संबंधित है। उनके गाइड का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके गाइड थे और ये भारत की पहली थी लेकिन संसार की 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो भी आपको ध्यान रखना है, वो है 8,848 मीटर। और ये एवरेस्ट जो है ये भारत का नहीं, ये नेपाल का भाग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 10, बोलती इमारतें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है और ये जो बुर्ज है दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। तो गोलकोंडा किले में कितने बुर्ज है? 87 बुर्ज है गोलकोंडा किले में। कुतुबशाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक गोलकोंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। गोलकोंडा का जो किला है कुतुबशाही सुल्तानों ने कब से कब तक राज किया था? 1518 से 1687 तक गोलकोंडा किले पर कुतुबशाही सुल्तानों का राज था। औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर तोप के साथ आक्रमण किया था। उसकी पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी। वह किले में घुस भी नहीं पाई और उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। तो जो देख सकते हैं कि जो गोलकोंडा किला है इसकी दीवार कैसी होगी। औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर जब तोप के साथ आक्रमण किया, उसकी जो फौज थी बंदूकों और तोपों के साथ हमला करने आई थी लेकिन किले में घुस नहीं पाई। पूरी सेना 8 महीने किले के बाहर ही पड़ी रही थी। उस समय में बादशाह और राजा खेल खेलते थे। वे छोटे राज्यों को अपने राज्यों का हिस्सा बनाने की कोशिश करते थे। इसके लिए कभी दोस्ती तो कभी चापलूसी से काम चलाते थे तो कभी परिवार में शादी कराकर। अगर इन सब से भी कुछ नहीं होता तो वे उन पर आक्रमण कर देते थे। यही तरीका था राजाओं का दूसरे राजा के साम्राज्य को हत्याने का। या तो वो शादी से संबंध बना लेते थे या फिर साजिश से वो उसको हड़प लेते थे। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कोई कुछ भी बोले तो वह राजा के महल में सुनाई देता है। जो फतेह दरवाज़ा है अगर वहाँ खड़े होकर कोई कुछ बोले तो महल में वो सब चीज़ें सुनाई देती है। अब एक पॉइंट है मल्लापुरम जिला। मल्लापुरम जिला कहाँ है? ये केरल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्लापुरम जिला केरल में है और कोझिकोड भी केरल में है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। फर्स्ट पॉइंट इसमें है सुनीता विलियम्स कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला कौन थे? कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी सुनीता विलियम्स। 2007 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय रहने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया था। तो कौन सी पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही थी? वो थी सुनीता विलियम। 2007 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है असीमोव लॉन्गमैन ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में किताब लिखी। किसने लिखी थी? असीमोव या फिर लॉन्गमैन ने। अंतरिक्ष में सुनीता ने क्या क्या अनुभव किया वो कुछ पॉइंट हम देखते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में हम एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते।
जब वे अंतरिक्ष में थी तो अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ ऐसे टिक नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह वो तैरती रहती है। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। ये कितना मज़ेदार लगता होगा। क्यों ये सारी चीज़ें तैरती फिरती है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम एक जगह टिक पाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव होने के कारण सारी चीज़ें उधर उधर तैरती फिरती है अंतरिक्ष में। वहाँ खाना भी अलग तरीके से खाना पड़ता है। ये सारे जो अनुभव है ये सुनीता विलियम्स के हैं। वो कहती है कि वहाँ खाना भी अलग तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सुनीता विलियम्स कहती है कि अंतरिक्ष में मुझे बाल को कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े रहते थे। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। ये सारे जो अनुभव है ये सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में रही थी 2007 में, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अनुभव में बताया था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। मुश्किल तो होगा ही भाई, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपने कागज़ पर कुछ लिख दिया, पता चला कि वो कागज़ ही उड़ गया, तो सारी चीज़ें बांध कर रखनी पड़ती थी। पृथ्वी पर जब हम कुछ भी ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वह वापस नीचे आ जाता है। जब हम एक बाल ऊपर हवा में उछालते हैं वह नीचे वापस आ जाता है और हम उसे पकड़ पाते हैं। पृथ्वी पर हम तैरते नहीं। जब हम एक गिलास या बाल्टी में पानी भरकर रखते हैं तो पानी वहीं टिका रहता है, वह बुलबुले बनकर नहीं घूमता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। ये सभी चीज़ें जो है ये होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब सुनीता अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखती है तो उन्हें पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। उनके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। वो कहती है कि इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र और ज़मीन कहाँ है, अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमने ही किया है। मानचित्र पर सभी लाइनें भी हमारे द्वारा बनाई गई है। अंतरिक्ष यान में सुनीता को पृथ्वी के खिंचाव बल का आभास नहीं हुआ, क्योंकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा था। सुनीता विलियम्स ने जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखा तो पृथ्वी पर उन्हें केवल स्थल और जलमंडल ही दिखाई दिया कि जल कहाँ है और स्थल कहाँ है। देश जो है वो तो हमारे ही द्वारा बांटे गए हैं ये सारी चीज़ें। तो देश, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इतनी दूर से बस इतना ही दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र और ज़मीन कहाँ है, अलग अलग देश नहीं दिखते। देशों, ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमने ही किया है। ये सभी अनुभव जो थे ये सुनीता विलियम्स के थे। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो सबसे पहले व्यक्ति थे चांद पर जो उतरे थे। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह ऐसी चमकती चीज़ है जो तेज़ गति से आसमान में चलती हुई दिखाई देती है। उल्कापिंड क्या है? टूटता तारा वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, इसे उल्कापिंड भी बोलते हैं। टूटता हुआ तारा जो होता है जिसे उल्कापिंड भी बोलते हैं, वो पृथ्वी के, जब वो तारा पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो जल जाता है, तो वो हमें टूटते हुए तारे के जैसा दिखाई पड़ता है। एक क्वेश्चन सुनीता विलियम्स के संबंध में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सुनीता विलियम्स के बारे में। ऑप्शन है कि वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है, सेकंड है वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, थर्ड है वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, और फोर्थ ऑप्शन है वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो इसका सही जवाब है कि वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते ऑप्शन है, तो बहुत ध्यान से देखना है।
भारतीय मूल की दूसरी, आप देख सकते हो, लेकिन महिला भी ध्यान रख रहे हैं, भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को। आगे का जो इसमें बचता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर और ज़्यादा इसमें कुछ इंक्लूड करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।